हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर क्विक रिवीजन करने वाला हूं, यानी धड़ाक से आप सभी को बता देना चाहता हूं। एक बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही ज़्यादा आसान सा चैप्टर, मुझे भी नहीं लगता भाई ये, मुझे लगता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कुछ 2-3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्पीसीज़ के बारे में। इन स्पीसीज़ के ख़त्म होने से कुछ दिक्कतें हो रही हैं, इनको बचाया कैसे जा रहा है, बचाने के लिए कुछ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ फॉरेस्ट को बारे में पढ़कर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। यानी मात्र छोटे छोटे 3-4 टॉपिक से मिलकर बना हुआ है आपका ये चैप्टर। अब ये जो आपका चैप्टर है स्टार्ट होता है वहाँ से कि बताता है कि हमारे जो इंडिया है इसके अंदर का जो कल्चर है ये बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कल्चर है। और जब दुनिया में बायोडाइवर्सिटी से भरे हुए देशों की बात आती है तो हमारा भारत उसमें बहुत आगे आता है। ये जो भारत है इसमें बायोडाइवर्सिटी सभी चीज़ों में है, तो जो इसके पास फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है वो भी बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के जो डिपार्टमेंट है यानी IUCN जो है ये क्या करता है, ये हमको स्पीसीज़ को कुछ भागों में बांट कर दे देता है, परोस देता है। जो कहता है पहली है नॉर्मल स्पीसीज़, दूसरी है इंडेंजर स्पीसीज़, तीसरी है वल्नरेबल स्पीसीज़, उसके बाद रेयर स्पीसीज़, फिर एंडेमिक स्पीसीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। नॉर्मल स्पीसीज़ क्या है, ये ऐसे स्पीसीज़ है जिनकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है, ख़त्म होने का जो चांस है बहुत कम है। उसके बाद फिर कौन सी आती हैं, उसके बाद आती हैं आपकी एंडेंजर स्पीसीज़, यानी ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि नॉर्मल स्पीसीज़ से इनकी जो एंडेंजर स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, यानी एक्सटिंक्ट की कगार पर आ गई हैं। इनकी सर्वाइवल जो है इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपनी ज़िंदा रहने के लिए, और अगर कुछ भी नेगेटिव फैक्टर दोबारा से इनको धक्का मारता है तब बहुत ज़्यादा चांस है कि इनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन हो जाएगी कि ये अपने आप को ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। इसके बाद आती है वल्नरेबल स्पीसीज़। ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनकी जो ज़िंदगी है वो इतनी ज़्यादा भी कम नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी कम नहीं हो गई है कि मर ही जाएं। एंडेंजर स्पीसीज़ में आने ही वाले हैं ये, लेकिन इनकी जो स्पीसीज़ है इतनी ज़्यादा भी खुश होने की बात नहीं है कि नॉर्मल स्पीसीज़ में आए। यानी ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि आपकी नॉर्मल स्पीसीज़ और एंडेंजर स्पीसीज़ के बीच में लाई करती हैं। उसके बाद आती है आपकी रेयर स्पीसीज़। ये और ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीसीज़ हैं, ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि नॉर्मल स्पीसीज़ से कम हैं लेकिन आपकी वल्नरेबल स्पीसीज़ से ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी आपकी नॉर्मल स्पीसीज़ वल्नरेबल स्पीसीज़ के बीच में आती हैं, रेयर स्पीसीज़। इसके बाद जो आपकी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्पीसीज़ हैं, यानी ऐसी स्पीसीज़ ऐसे जानवर जो कि इतने ज़्यादा कम हो गए हैं कि पहले जो पूरी दुनिया में पाए जाते थे अब ये कुछ जियोग्राफिकल बैरियर्स के कारण एक निश्चित जगह पर ही अपने आप को आइसोलेट कर दिए हैं, एक निश्चित जगह पर ही पाए जा रहे हैं। और फिर आती है अंत में एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, यानी ऐसे स्पीसीज़ जो कि बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद भी अब कहीं पर भी नहीं मिली हैं, लोकल एरियाज से भी इनके गायब होने की खबर आ रही है। रीजन्स और कंट्री में भी एक खबर हो रही है कि ये ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ तक कि ये भी बात आ रही है कि हो सकता है कि पूरी धरती से ही ख़त्म हो गए हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं ये। ठीक है, यानी हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो आपकी स्पीसीज़ हैं ये कुछ इस तरीके से लाई करती हैं। सबसे पहले आती हैं आपकी नॉर्मल स्पीसीज़, इनसे कम होती हैं क्या, हाँ इनसे कम होती है किससी, इनसे कम होती है पॉपुलेशन आपकी रेयर स्पीसीज़ की। रेयर स्पीसीज़ से कम होती है जो पॉपुलेशन वल्नरेबल स्पीसीज़ की, उनसे भी कम होती है आपकी एंडेंजर स्पीसीज़ की, और उनसे भी कम होती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ की। ये तो ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि क्या हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। इसी बीच में एंट्री होती है एंडेमिक स्पीसीज़ की। ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि क्या कर दी हैं, जिनको इतनी ज़्यादा कम हो गई हैं कि इन्होंने अपने आप को एक निश्चित जगह पर आइसोलेट कर लिया है, अपने आप को एक निश्चित जगह पर रख लिया है। अब मैं जिन नेगेटिव फैक्टर्स के कारण इनके कम होने की बात कर रहा हूँ एक बार उन पर भी चर्चा कर लेता हूँ। तो ये नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे इनका एक फियरफुल डिप्लेशन देखने को मिल रहा है कि ये इतना कम हो रही हैं कि डर लग रहा है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, चाहे फ्लोरा हो चाहे फोना हो, यानी चाहे पेड़ हों और चाहे जानवर हो। पहला है इसका कारण हंटिंग एंड पोचिंग, यानी इस तरीके, या तो पहली है हंटिंग या और दूसरी ऐसी हंटिंग जिसमें परमिशन भी नहीं ली गई हो, तो हंटिंग और पोचिंग के कारण ये ख़त्म हो सकती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, यानी नेचर ने कुछ आपदा डाल दी, इसके कारण भी ये ख़त्म हो सकती हैं। सॉइल इरोजन हो गया, टॉप मोस्ट सॉइल हट गई, फर्टाइल सॉइल हट गई, तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अगली है आपकी डिफॉरेस्टेशन के कारण इनका घर द्वार ही छिन गया, तो ये एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड के कारण इनका डिफॉरेस्टेशन हो गया और इनका घर छीन उठा। माइनिंग और एक्सकेवेशन वर्क के कारण क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और टॉप मोस्ट सॉइल भी गायब हो जा रही है, यानी खाना भी छीन लिया, घर भी छीन लिया। ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के कारण भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण तो सब लोग मर रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ़ जो है
वो क्या हो गई है, वो अब पिघल रही है और इसी कारण से वहाँ के जो जानवर है जैसे पोलर बियर और पेंगुइन भी मर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और साथ ही साथ बढ़ रहा है आपका डिफॉरेस्टेशन, यानी इनका घर द्वार खाना पीना सब छिन गया है। अब इसके कारण जो है आपकी केवल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वही नहीं ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी ऐसे लोग जो कि वहाँ पर रहते थे, यानी ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ थी आदिवासियों की, वो अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है। अब इनके कारण हो क्या रहा है कि इनके बेचारों का खाना छिन गया है, पानी छिन गया है, दवाइयाँ छिन गई हैं, इनका कल्चर छिन गया है और ऐसा इनके जो भगवान थे पेड़ पौधे ये भी अब इनसे छीन लिए जा रहे हैं अर्बनाइजेशन के कारण। अब इससे हो क्या रहा है कि गरीब तो परेशान है ही, लेकिन आदमी से ज़्यादा इन गरीबों में औरतें परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासियों का जो समाज है इनके अंदर जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, इनको क्या कर दिया गया है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले से ही थी कि जो आदमी रहेंगे वो चरवाहे होंगे, वो जानवरों को चराने जाएंगे और तुम फ्यूल कलेक्ट करोगी, जानवरों को खाने का फॉडर कलेक्ट करोगी, तुम पानी कलेक्ट करोगी, तुम बेसिक सब्सटेंस की जो नीड्स हैं उनको कलेक्ट कर रही होगी। अब इससे हुआ क्या कि जब ये रिसोर्स डिप्लीट हुए तब इन बेचारी जो औरतें थी इनके ऊपर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, यानी अब इनको खाना भी इकट्ठा करना है और इनके पास के जंगल भी कट गए हैं तो इनको 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है इन खानों को इकट्ठा करने के लिए। 10 किलोमीटर का जाना, 10 किलोमीटर का आना, तो 20 किलोमीटर की दौड़ भाग के कारण इनको सीरियस हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इसके कारण अब इन लोगों ने कहा कि भैया कंजर्वेशन तो हमको करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की जो डिक्लाइन हो रही है, इसी के पीछे पीछे कंजर्वेशन का भी काम हो रहा था। अब इससे कंजर्वेशन करने से होगा क्या, इस कंजर्वेशन को करने से जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये हमारे भारत की बची रह जाएगी और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ये भी थोड़े फले फूलेंगे, ये भी थोड़े बड़े होंगे, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया और सॉइल हो गई, ये सब बहुत अच्छे से काम कर रही होंगी अगर आप लोग कंजर्वेशन कर पा रहे होंगे जानवरों के। इससे होगा क्या कि वो जेनेटिक्स जानवरों के अंदर के बचे रह जाएंगे, जो जेनेटिक्स आगे चलकर वेरिएशन ला सकते हैं और आगे चलकर कुछ नई स्पीसीज़ को तैयार कर सकते हैं, कुछ नई ब्रीडिंग्स को तैयार कर सकते हैं, हमारे भारत को और डाइवर्स बना सकते हैं इस मामले में। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर्स में हमारे पास अगर कई सारी वैरायटी की क्रॉप होंगी तब हमको बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिल सकता है, खाना देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास अगर फिशरीज़ जो हमारे पास मछलियाँ हैं ये बहुत अच्छी जीन की होंगी तब हमको और ज़्यादा अच्छी एक्वेटिक लाइफ देखने को मिल सकती है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर भारत ने क्या किया कि कहा कि हम लोग इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में हम लोग क्या कर रहे होंगे, रिलीज़ कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, जिसमें हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैन कर देंगे इस हंटिंग को, बैन कर देंगे और हम लोग क्या कर देंगे, बैन कर देंगे ये जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, और हम लोग कुछ लीगल प्रोटेक्शन कर रहे होंगे इन हैबिटेट का, यानी कुछ लीगल काम धाम लगा देंगे जिससे हम लोग क्या कर सकें, प्रोटेक्ट करें इनके लिए। अब इससे हुआ क्या कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करें, दोनों नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप लोग इम्प्लीमेंट करिए, लगाइए। अब इन्होंने कहा मज़ा नहीं आ रहा है भैया, सब जानवरों के आधार पर अलग अलग तरीके से आप लोग क्या करिए, इसको लगाइए। तो हर एक जानवर के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट को लाया जाने लगा, जैसे टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और एक सींग वाले गेंडे यानी राइनोसेरस के लिए प्रोजेक्ट राइनो लाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो लाया जाने लगा। अब इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने लगी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये ऐसे एनिमल हैबिटेट हैं जो कि बिल्कुल एनिमल्स के लिए जंगल बनाए जाते हैं, बिल्कुल एनिमल्स के लिए जंगलों की व्यवस्था की जाती है। और बस इसमें अंतर ये है कि जंगलों में आउटसाइड जो हंटिंग हो रही है इससे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर इनको आउटसाइड हंटिंग और प्रोटेक्टेड जो आउटसाइड डिस्टर्बेंस है उससे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो एक है आपकी तमिलनाडु की पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है आपकी गुजरात की गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है उसके ऊपर वाइल्ड एस लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। उसके बाद आएगी आपकी राजस्थान की सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर आएगी आपकी यहाँ की असम की मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको मैंने लगा भी दिया है आपके मैप पर। अगली आती है आपकी इंडियन नेशनल पार्क। ये क्या है, ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि चलाए जा रहे होते हैं नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पर भी बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट की तरीके से बचाया जा रहा होता है इनको।
अब कुछ जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उनके बारे में बता दूं तो एक है आपका उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद आता है आपका राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और उसके बाद आता है सुंदरबन डेल्टा में वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, उसके बाद आएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की। इसमें क्या देखते हैं भैया, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं इसको गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास और सारे भी काम है, तो उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रखा है जो इसको चलाती भी है, और उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है फॉरेस्ट को। पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने कर रखा है रिजर्व फॉरेस्ट का, जहाँ पर ये कहते हैं कि भारत की 50% जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। ये ऐसे फॉरेस्ट है जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स मानकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आगे इसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर भारत के 1/3 फॉरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, और इनको फर्दर डिप्लीशन ना हो पाए इसीलिए इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अगले हैं बेचारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये बिल्कुल आपकी तरह हैं, जैसे आपके घर वालों ने आपको मारकर भगा दिया है उसी तरीके से इन्होंने भी इन फॉरेस्ट को वेस्ट लैंड मान लिया है, और यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है इसको गवर्नमेंट भी कंटिन्यू कर सकती है, गवर्नमेंट से भी जुड़े हो सकते हैं, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं और कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। ये था हमारा आज का टोटल एजेंडा, ये थी हमारी आज की टोटल क्लास। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये क्विक रिवीजन कुछ ज़्यादा क्विक में ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया भाई थोड़ा धीमे कर देख लो, या फिर आप देख सकते हैं मेरी 40 मिनट की वो क्लास जहाँ पर मैंने इस चैप्टर को बहुत धीरे से बहुत ज़्यादा रिविजन्स के साथ पढ़ा रखा है। तो आशा करता हूँ आपको एक रिवीजन अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस रिवीजन बने रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।